पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। मुंब्रा से नवनिर्वाचित सहर शेख, उनकी तरफ से जो बयान दिया गया था वो लगातार अभी भी विवादों में बना हुआ है और अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इस मामले को लेकर बीजेपी लगातार आक्रामक है। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए एआईएमआईएम के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता और पूर्व विधायक वारिस पठान है। सर, अब तो एफआईआर हो गई है और जो है लगातार जो विरोध के सुर उठ रहे थे उनके बीच में अब नवनीत राणा की तरफ से भी बयान आया है कि हरा रंग नहीं चलेगा, चलेगा तो सिर्फ भगवा रंग चलेगा। इसको किस तरीके से देखते हैं? पहले एफआईआर और अब इस तरीके के बयान बीजेपी नेता। अब ये जिन्होंने इस तरह की बात की कि हरा रंग भगवा रंग चलेगा, उनके खिलाफ एफआईआर हुआ क्या? कौन से कानून के प्रावधान के तहत आप एफआईआर कर रहे हो? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा किस दिशा में देश को लेके जाना चाह रहे। अरे वो बच्ची ने जो जीती है सर, उसने क्लैरिफिकेशन दिया, उसने बताया कि मैंने किस विषय के अंदर बोला था। उसने साफ कहा कि मेरा कम्युनल एंगल देने का कोई इरादा नहीं था। मैं तो एक बात कर रही थी कि मेरी पार्टी का जो फ्लैग है वो हरे कलर का है, तो आज हम 5 जीते हैं, 5 साल के बाद हम और ज्यादा जीतेंगे तो पूरा मुमरा हरा हरा दिखेगा हरे झंडों से ना। तो उसमें कौन सी गलत बात है? क्या हरा झंडे से इनको नफरत क्यों? हरा झंडा तो हमारे तिरंगे के अंदर भी है। अगर हमारी पार्टी का कलर लाल होता, ब्लू होता तो वो बोलती हो। उसने कौन सा सांप्रदायिक तनाव पैदा कर दिया, कौन सा भड़काऊ बयान कर दिया, किस तरह से लोगों के दिल को ठेस पहुंचा दी, मेरे तो अब तक ये समझ में नहीं आ रहा। मैं तो कानून की पुस्तक पढ़ रहा हूं ना रोज। ऐसे हिसाब से तो बीजेपी वालों के ऊपर तो हजारों के ऊपर एफआईआर हो जाने चाहिए। अभी जिन्होंने ये कहा कि नहीं सिर्फ भगवा ही चलेगा, पहला एफआईआर उनके ऊपर भी होना चाहिए था। फिर उनको क्यों छोड़ दिया जाता है? आए दिन बोलते हैं कि पूरा सिफ्राइजेशन कर देंगे, तो कुछ नहीं होता। मगर यहाँ एक बच्चे ने क्लैरिफिकेशन भी दिया है, उसके बावजूद इस तरह का उसको कम्युनल रंग देना मैं समझता हूँ सरासर गलत बात है ये। और कुछ तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के वहां पे जा रहे, एफआईआर करवा रहे, क्या है? किस किस तरह से दिशा में हम लेके जवाब मांगने के लिए सर नोटिस तक भेज दिया गया है सहर को, शेख को। अभी जो लेटेस्ट अपडेट है, जवाब है, वो नोटिस जो दिया है उसका जवाब देंगे, वो उसमें क्या है। लेकिन उसने स्पष्टीकरण दिया है ना, उसने बताया है कि इंटेंशन क्या था, मंशा क्या थी, क्यों बोला, तमाम चीज का क्लैरिफिकेशन आने के बाद भी अगर आप इस तरह से करें तो साफ दर्शाता है कि आपकी नीयत में खोट है। आपकी नीयत है कम्युनल टेंशन फैलाने की, आपकी नीयत है पूरे मुद्दे को कम्युनल रंग देने की, पोलराइज करने की। एक सिंपल सा बच्ची ने बोला, उसका क्लैरिफिकेशन भी दिया। सर, अब ये सवाल उठ रहा है कि क्लैरिफिकेशन देने के बाद भी आपको क्या लग रहा है कि जानबूझकर टारगेट करने की कोशिश की जा रही है शहर को? मैंने जवाब दिया ना आपको, पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी और कुछ उनके लोग। इसको मुद्दे को बनाकर एक कम्युनल वो रंग देना चाहते हैं, कम्युनल ट्विस्ट देना चाह रहे हैं। ये तो पूरे हमारे देश को बांट रहे हैं ना, भगवा हमारा, हरा तुम्हारा, गाय हमारा, बकरा तुम्हारा। तो कहाँ लेके जाएंगे ये? और क्या उसने कौन सा कम्युनल हेट स्पीच दे दिया? कुछ नहीं, स्पष्टीकरण दे दिया। उसके बावजूद ये नहीं समझ रहे। ये पढ़े लिखे लोग नहीं है, इनके लिए, इनको समझ में नहीं आती बात को। पढ़े लिखे इंसान को अब सवाल करो, बताएगा कि नहीं उसने जो कहा था उसका इंटेंशन ये था। सर, अब मुंबई की राजनीति पे आ जाते हैं। एक बड़ी कामयाबी पार्टी को आपके मिली है और अब सरकारी जो है एक तरह से ऑफिस में आपको जगह मिलने जा रही है। बीएमसी में बाकायदा ऑफिस देने की तैयारी चल रही है। उस पर क्या कहेंगे सर? एआईएमआईएम की जो इतनी बड़ी जीत मिली है और ऑफिस मिलने जा रहा ऑफिशियली बीएमसी में। देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरी मुंबई की जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमको इतने वोटों से, मोहब्बतों से, दुआओं से नवाजा और आज मुंबई शहर में हमारे 8 पार्षद जीत के आए, 8 कॉरपोरेटर बन गए हमारे। एक बड़ी बात है ये दर्शाता है कि लोगों ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत को माना, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को माना और वोट दिए। ये डेवलपमेंट, विकास, सेकुलरिज्म, इत्तेहाद की जीत है, हम तो ये मानते हैं। अब ऑफिस भी मिला है हमको। अब दूसरी सवाल का जवाब ये भी आपका कि जो लोग ये बोलते थे कम्युनल पार्टी है, कम्युनल पार्टी है, उनके मुंह पे भी एक बहुत बड़ा तमाचा मार दिया। हमारी पार्टी ने, हमारे पार्टी के अध्यक्ष ने मुंबई से जिसको गट नेता बनाया है वो हमारा नॉन मुस्लिम भाई है विजय उबाले। आपने देखा होगा, उसको बनाया है हमने। तो ये तो एक दर्शाता है कि हम सबको लेके चलने में मानते हैं। अब बेशक हम मुसलमानों की सबकी बात तो करते हैं, मगर साथ में हमको नॉन मुस्लिम, दलित भाई, हमारे क्रिश्चियन भाई, तमाम ने वोट दिया और आज हमको कामयाबी मिली। और अब उसका नतीजा देखिए, आज 8 जीत के आए तो हमको ऑफिस मिली है। ये बड़ी बात है। पहली टर्म हमारे 2 थे, इस मरतबा हमारे 8 है। तो पार्टी ग्रो कर रही है इंशाल्लाह। और आगे के दिनों में आप देखेंगे कि हमारे जो पार्षद चुन कर आए ये पढ़े लिखे, नेक, समझदार, ईमानदार लोग हैं।
ये डेवलपमेंट विकास के लिए काम करेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। और मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में हमारे और ज्यादा लोग जीत जीत कर आएंगे और बीएमसी के अंदर जाएंगे। सर, ये सवाल इसी से ही जुड़ा है, जैसा कि आपने कहा कि नॉन मुस्लिम को आपने गट नेता बनाया है, तो क्या ये एआईएमआईएम की एक नई जो है रणनीति है, जो अभी तक सिर्फ मुस्लिमों के जो है लिए सबसे ज्यादा आवाज उठाती थी, वो सबको साथ लेकर चलने की अब बात करने लगी है? ये नए तरीके का कुछ डायनामिक है वो राजनीति का? देखिए, हमारी पार्टी ने पहले भी काफी नॉन मुस्लिमों को टिकट दिया। इस वक्त भी हमारे जो 125 पार्षद जीत कर आए महाराष्ट्र में, उसमें तकरीबन 6 हमारे नॉन मुस्लिम लोग जीते हुए। तो ये कहना गलत है कि एमआईएम सिर्फ मुसलमानों के लिए ये करती है। हम तो मुसलमानों की तो बेशक आवाज है, उनकी हिस्सेदारी की तो बात करते हैं हम, साथ ही साथ हमारे दलित भाइयों की, माइनॉरिटीज की, ओबीसी, एसटी, एससी, तमाम जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उनके लिए भी हम हक की लड़ाई लड़ते हैं, उनकी भी हक की बात करते हैं। और हमारे पार्टी प्रेसिडेंट तो आपको मालूम है असद ओवैसी साहब, सड़क से लेकर संसद तक तमाम के लिए झगड़ा करते, तमाम के हक की बात करते, तमाम की हिस्सेदारी की बात करते, डेवलपमेंट की, विकास की बात करते। तो अब जनता समझ गई है कि अब ये जो सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म का चेहरा ओढ़ के लोग बैठे थे इतने बरसों से इख्तियार की कुर्सी पे, वोटों को अपनी जागीर समझ लिया, कुछ किया नहीं। अब जनता ने उनको जवाब दिया। आज जनता के पास मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन विकल्प के तौर पर दिख रही है और उसको उन्होंने वोटों से नवाजा, और जिसका कामयाबी आप देख रहे हो, बिहार के अंदर हम जीते 25 में 5, महाराष्ट्र के अंदर को पहले जो इसके पहले चुनाव आया था नगर परिषद का, उसके अंदर हमारे को 85 जगह पे कामयाबी मिली। अभी जो कॉरपोरेशन गया इसमें हमको 125 के करीब कामयाबी मिली। तो ये दर्शाता है कि लोग अब आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं मजलिस की तरफ और समझ रहे हैं कि हमारी पार्टी वाकई में डेवलपमेंट, विकास, हिस्सेदारी की बात करती है। सर, अब अगर आप ग्राफ की बात करें, ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सिचुएशन ऐसी हो गई है कि उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी लड़ने के लिए तैयार है। समाजवादी पार्टी के एक सांसद हैं, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट कल आया है। उनका कहना है कि बीजेपी को हराने के लिए जो लोग साथ आना चाहते हैं वो साथ आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं संकेत दिया जा रहा है आपको साथ में आने के लिए, आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को साथ आने? ये अंकेत संकेत तो ये सब देते रहते हैं, उससे कुछ नहीं होता है। अगर प्रॉपर बात होना है तो तुम्हारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बात करे ना हमारे पार्टी प्रेसिडेंट से। इस तरह की तो बातें करते रहते हैं। 37 में से एक एमपी ने आके बोल दिया। हम तो पहले भी बोल चुके हैं ना, बिहार में भी हमने बोला था, 2 मरतबा इनको लेटर लिखा तेजस्वी को कि आइए साथ में मिलकर लड़ेंगे। हमने 6 सीट मांगी थी ताकि सेकुलर वोटों का विभाजन ना और बीजेपी को हराया जाए। वो नहीं आए, घमंड गुरु अहंकार में बैठे रहे। हम तो लड़े 25 पे जीत गए 5। अब यहाँ पर भी आना है साथ में तो प्रॉपर रीत से बात होगी ना, हिस्सेदारी की बात होगी, सामने सामने बैठ के बात होगी। कोई बैगिंग बॉल लेके तो जाएंगे नहीं इनके बस के, नहीं हमको ले लो। अरे साथ में आइए, बात करिए प्रॉपर रीत से। ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। और इसमें जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ है वो बात करेंगे और जो फैसला लेंगे सब मानेंगे। इस तरह से थोड़ी हो जाता है बयानबाजी की दर पर भी। अब बॉर्डर फिल्म जो है, जो रिलीज हुई है बॉर्डर 2, उसको लेकर गल्फ कंट्रीज में सर फिल्म बैन कर दिया गया है। एक के बाद एक फिल्में बैन की जा रही है गल्फ कंट्रीज को लेकर खास तौर पर। इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि इसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है, देशभक्ति की एक भावना है। कि भाई मुझे नहीं पता कि वो देशों ने बॉर्डर फिल्म को जो बैंड किया है क्यों बैंड किया है, और जो गल्फ कंट्रीज ने बैंड किया है। अभी वहीं के जो अमीर आए थे दिल्ली के अंदर, शेख साहब, तो उसको तो मोदी जी गले लगा के मिले, हबीबी करके मिले। तो अब जवाब उनसे पूछ लो ना, सवाल का जवाब उन्हीं से पूछ लो, जवाब देंगे बराबर आपको। आखिरी सवाल सर मेरा ये है, 26 जनवरी का परेड होने वाला है सर, तैयारियां जोरों से चल रही हैं, लेकिन उसमें एक जो है झांकियां जो बन रही हैं उस पर भी काफी सारे सवाल हो रहे हैं। 150 साल पूरे हो गए वंदे मातरम को, उसकी एक अलग से जो है झांकी बना के लोगों के बीच में पेश की जा रही है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? एक सीधा, अभी सरकार का निर्णय है, सरकार ने लिया है, मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, मैंने इस विषय के ऊपर ज्यादा पढ़ा नहीं हूँ। आपने जो बोला वो सुना हो, मैं पहला इसको पूरी तहकीकात से समझूंगा, पढ़ूंगा, उसके बाद जवाब दूंगा। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विजय, वीडियो जर्नलिस्ट संजय रंजीत के साथ अतु सिंह, टाइम्स नाउ भारत, मुंबई। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे, कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं
और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।